मैं आज से हिंदी मॉक टेस्ट का शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न एग्जाम में जैसे एईडीओ, सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, बिहार एसआई सब में पूछता है क्वेश्चन। तो हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दांत गिरना। दांत गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहां पे हो जाएगा दांत गिरना का मतलब होता है कि उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना। और देखिए दांत दांत से जो है, दांत से बहुत सारा मुहावरा बनता है। तो जैसे होता है दांत पीसना, दांत पीसना, दांत पीसना। दांत पीसना का मतलब होता है क्रोध, क्रोध करना, क्रोध प्रदर्शन करना, क्रोध प्रदर्शन करना, क्रोध प्रदर्शन करना। और फिर दांत से होता है दांत निपोरना, दांत निपोरना, दांत निपोरना। इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना, किसी के सामने दांत निपोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, तो गिड़गिड़ाना होता है। एक होता है क्या दांत से दांत बजना, दांत से दांत बजना, बजना, दांत से दांत बजना। जैसे ठंड में नहीं होते हैं कि दांत, अरे दांत कटकटा रहा था उसका, दांत कटकटाना, ये दांत से दांत बजना। लेकिन बहुत जाड़ा, बहुत ठंडा लगना, बहुत जाड़ा लगना, जाड़ा, बहुत जाड़ा पड़ना, यानी कि बाहर निकलते हैं शीतलहर में तो दांत कटकटाने लगता है, दांत से दांत बजने लगता है। और दांत पीस कर रह जाना, दांत पीस कर रह जाना, दांत पीस कर रह जाना, रह जाना। तो दांत पीस कर रह जाना मतलब कि गुस्सा आया लेकिन उसको दांत पीस कर रह गए, उसको कुछ बोले नहीं, तो क्रोध पी कर रह जाना इसका मतलब होता है, क्रोध पी कर रह जाना। क्रोध, क्रोध आया लेकिन कुछ बोले नहीं, क्रोध पी कर रह जाना। तो ये हम लोग देखते हैं दांत से। इसके बाद दांत, दांत से संबंधित जो भी मुहावरा आएगा इसमें हम लोग का कोई छूटेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, तो उस वाक्यांश के लिए सही शब्द होता है ये, इसको बोलते हैं अजात शत्रु। इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च, छ, ज, झ, य, ये ध्वनियां क्या कहलाती है? तो ये ध्वनियां कहलाती है, ये तालव्य ध्वनियां कहलाती है, तालव्य ध्वनियां। तो च, छ, ज, जो ये जो उच्चारण होता है च, छ का, च, छ, ज, ये सब जो उच्चारण होता है, तो इसमें जीभ को, जीभ को जो ना, जीभ के पिछला भाग, ये जो जीभ है इसका ये पिछला भाग जो है, इसको तालू से संघर्ष करता है ये। आप च, छ, ज का उच्चारण कीजिए जो कि हर च, छ ऊपर जाके सटेगा, ये ऊपर जीभ, जीभ जो है ये ऊपर जाके सटेगा। यदि ऊपर जाके नहीं सटेगा तो इसका उच्चारण ही नहीं होगा, च, छ, ज, झ का, इसका उच्चारण नहीं होगा। तो ऐसे ध्वनि को जो है ना तालव्य बोलते हैं। तालू से जो जीभ, जो तालू से जाकर के सट करके उच्चारण करता है उसको तालव्य बोलते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? हम लोग जो है ना यहाँ प्रैक्टिस के माध्यम से ही सारे चीज को क्लियर कर लेंगे। हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं लेकिन महाप्राण से संबंधित जो जो क्वेश्चन आएगा उसके थ्रू डिटेल हम लोग कर लेंगे, जिससे हम लोग का पढ़ाई भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग ये सब चीज सीखेंगे। पढ़ने का आप लोग जहां से पढ़ना है, जिस टीचर से पढ़ना है पढ़ते रहिए, हम लोग सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो महाप्राण वैसे वर्ण को बोलते हैं जिसमें जिसके उच्चारण में अधिक बल का प्रयोग होता है, अधिक बल लगता है उच्चारण में, और ज्यादा उष्मा निकलती है मुंह से, ज्यादा आवाज निकलता है। तो जिसके उच्चारण में जो है, जिसके उच्चारण में, सिर्फ इतना याद रखिएगा, इसके उच्चारण में अधिक बल का प्रयोग होता है, अधिक बल का बल लगता है, बल लगे उसे महाप्राण बोलते हैं, महाप्राण वर्ण बोलते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। और याद रखने के लिए ये याद रखिएगा, तो महाप्राण ये जो है ना महाप्राण व्यंजन में होता है, महाप्राण व्यंजन में होता है, व्यंजन में, व्यंजन में होता है। तो महाप्राण व्यंजन में होता है तो सीधा याद रखिएगा कि कुल सभी वर्ग का,
सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे क है, क है तो क का दूसरा क्या हो जाएगा, क ख हो जाएगा और घ हो जाएगा, तो ये महाप्राण वर्ण है। जैसे च वर्ग का है, छ हो गया, च छ ज नहीं होगा, झ होगा, झ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसका ट वर्ग देखिए, ट वर्ग का हो जाएगा ठ और ढ, ये हो जाएगा, ये और ये। प वर्ग का इसी तरह प वर्ग का भी है, फ हो जाएगा और भ हो जाएगा। तो ये दूसरा और चौथा, सिंपल में आप लोग ये याद रखिएगा, महाप्राण दूसरा और चौथा, इससे क्वेश्चन कर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम लोग उष्म व्यंजन को जो है ना, उष्म व्यंजन को जो है हम लोग महाप्राण ही ध्वनि बोलते हैं। जैसे तालब श, मूर्धन्य श और श, दंत स और ह, इस चारों में जो है ना अधिक बल लगाना पड़ता है और बार बार गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, श श स ह ह। तो इस तरह से उष्म व्यंजन भी महाप्राण के कैटेगरी में आता है। अब आप लोग आंसर टिक कर लीजिए, इतना जानने के बाद आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। क च ये तो होगा नहीं, पहला वर्ण है, ख घ दूसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, तो ये हो जाएगा। त थ ये होगा नहीं, य र ये होगा नहीं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और इसमें से अब हमको नहीं लगता है कि महाप्राण से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है आप लोग को कि दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण के वर्ग का जो वर्ण है उसका दूसरा और चौथा, परक शब्द का तत्सम, परक शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो परख जो है ये तत्भव है, परख जो है ये तत्भव है, तो इसका तत्सम हो जाएगा परीक्षा। और तत्सम शब्द जो होता है ये संस्कृत से लिया गया शब्द होता है, ये संस्कृत से उठाया गया सीधा शब्द होता है। ये तत्सम याद रखिएगा, तत्सम और तत्भव, तत्सम, तत्सम और तत्भव, तद्भव, इसको याद रखिएगा। कौन सा संस्कृत का है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिसमें स रहे मतलब कि संस्कृत, मतलब संस्कृत, इससे याद रखिएगा। मैंने भी ऐसे ही याद रखा हुआ है, जिसमें स, तत्सम में स है, इसमें स नहीं है, इसमें स नहीं है, तो जिसमें स रहेगा वो संस्कृत का शब्द होगा। जैसे हम लोग पंडित जी जो उच्चारण करते हैं, कोई पंडित जी उच्चारण करते हैं, पुष्प लीजिए, पुष्प लीजिए, जल लीजिए, ये सब, पानी तो नहीं बोलते हैं पानी लीजिए, नहीं, जल लीजिए, पुष्प लीजिए। तो अपने याद रखने के लिए पंडित जी जितना मंत्र का उच्चारण करते हैं, पंडित जी जो मंत्र का उच्चारण करते हैं और पूजा पाठ में जितने भी वो शब्द का उच्चारण करते हैं, वो शब्द का उच्चारण करते हैं, वो शब्द सब टोटल संस्कृत का शब्द होता है, वो सब संस्कृत का शब्द होता है। तो उसको तो नहीं भूलना है। जैसे आप घर में पूजा होता है, उसमें जितना शब्द पंडित जी उच्चारण करते हैं वो सब टोटल शब्द तत्सम होता है, तत्सम होता है। तो इस बात से आपका तत्सम क्लियर हो जाएगा। एक दिन मैं तत्सम और तत्भव को लेकर के सारा वर्ड बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रभुत्व का तत्भव शब्द कौन सा है? तो प्रभुत्व ये संस्कृत का वर्ड है, तो संस्कृत का वर्ड है, मतलब कि तत्सम है, तत्सम है। तो इसका तद्भव हो जाएगा पहुंच, पहुंच हो जाएगा। प्रभुत्व मतलब पहुंच, ये हो जाएगा तद्भव। देखिए पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मैंने पर्यायवाची पे एक 100+ क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है, और आप लोग बोलिएगा तो मैं पर्यायवाची शब्द का कलेक्शन भी लेके चला आऊंगा। इसके बाद तो एग्जाम में पर्यायवाची शब्द छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो मैं जल्द ही लाऊंगा। और पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आप लोग एग्जाम में नहीं पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है? तो जया मतलब होता है पत्नी, पत्नी। सुता मतलब होता है पुत्री, सुता मतलब होता है पुत्री। आत्मजा मतलब होता है पुत्री, दुहिता मतलब होता है पुत्री। तो ये जया वर्ड जो है, इसका मतलब ये यही नहीं होगा, ये शब्द नहीं है, तो इसका मतलब होता है पत्नी। नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसका वर्ड होता है, जैसे एक दो वर्ड और लिख लीजिए। तनया मतलब होता है
पुत्री, बेटी मतलब होता है पुत्री। तो यही सब है, ये सब वर्ड देख लीजिएगा। तनुजा मतलब होता है, तनुजा मतलब होता है, तो ये सब वर्ड देख लीजिएगा। दिए गए शब्दों में विलोम, विलोम शब्द छांटिए। विघटन, विलोम शब्द पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, 100+ का होगा, उसको भी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और भी मैं जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा, जैसे जैसे कुछ लगेगा कि इस पे बनाना चाहिए, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। तो विघटन, विघटन मतलब होता है कि विघटन हो गया, यानी कि फाट पड़ गया, बिखर गया। तो विघटन, विघटन का होगा सामूहिकता, सामूहिकता नहीं होगा, संगठन होगा, विघटन का संगठन होगा। टूटना, टूटना तो नहीं होगा। एकीकरण, एकीकरण हो सकता था लेकिन एकीकरण नहीं होगा, यहाँ सबसे उचित वर्ड संगठन हो रहा है, संगठन लग रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में सूत, सूत का शब्द का सही अर्थ भेद है? सूत और सूत, देखिए ये सूत का मतलब होता है धागा, धागा, और ये सूत का मतलब होता है बेटा, बेटा, पुत्र, और इसी का स्त्रीलिंग होता है सूता, सूता। तो सूता मतलब हो गया बेटी, बेटी, पुत्री, तो ये इसका मतलब होता है बेटा। तो देखिए कौन सा मिल रहा है, धारा घोड़ा ये नहीं होगा, सारथी पुत्र नहीं होगा, धागा और पुत्र ये होगा आंसर। देखिए नीरज और निरूज, निरूज शब्द हो जाता है ना, ये इसमें बड़ी मात्रा होता है निरूज। तो नीरज, नीरज मतलब होता है कमल, नीरज मतलब होता है कमल, और निरूज मतलब होता है जिसको रोग नहीं हो, मतलब रोग रहित, रोग रहित। तो सही भेद, सही अर्थ हो जाएगा कमल और रोग रहित, यही हो जाएगा। दिए गए शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले लगता है, पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। और यदि शब्द के बाद में लगता है, बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं उपसर्ग और इसको बोलते हैं प्रत्यय। तो चीर हो जाएगा उपसर्ग, और इसी तरह कोई बाद में कोई वर्ड आएगा तो वो हो जाएगा प्रत्यय। मैं उपसर्ग प्रत्यय पर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, एक क्वेश्चन लेकर के 100+ क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, मैं क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग जो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तकलीफ होगा वो सब क्वेश्चन के माध्यम से ही दूर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा चीर प्लस आयु, तो ये चीर, चीर उपसर्ग हो जाएगा। ची नहीं होगा क्योंकि ची और रायु, रायु का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो अर्थ होना चाहिए उस शब्द में आगे या पीछे जुटेगा, अर्थ होना चाहिए शब्द का, और उस शब्द में आगे आगे जुटेगा या पीछे जुटेगा, तो पीछे वाला प्रत्यय, आगे वाला उपसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, ये मनोयोग, ये संधि का क्वेश्चन है, संधि का चयन कीजिए। तो मनोयोग जो होता है ना, मनोयोग, तो इसका संधि विच्छेद यदि होगा, विच्छेद होगा, तो इसका लिखते हैं मनः, मनः जोड़ योग, मनः सम योग। तो ये यहां पे यदि आया ना, तो मतलब कि ये सीधा हम लोग याद रखेंगे कि विसर्ग संधि में इसको डाल देंगे, तो विसर्ग संधि में मनः जोड़ योग। तो ये क्या होता है ना कि जब विसर्ग के साथ जो है स्वर या व्यंजन आता है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन संयोग करके विकार, जो विकार होता है जिसका जब संयोग होता है तब हम लोग इसको विसर्ग संधि में डालते हैं। तो हम लोग सीधा याद रखेंगे, उतना हम लोग नहीं उतना ध्यान में नहीं रखेंगे, सीधा देखेंगे कि शब्द में हम लोग ज्यादा से ज्यादा शब्द को प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप संधि का बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभेषणा, प्रभवेषणा, तो इसका संधि का चयन कीजिए। तो ये इसका होता है प्रभु, प्रभु सम एषणा, एषणा, तो ये यण संधि में आता है, यण संधि में। मैं संधि का नेक्स्ट में क्लास लेके आ जाऊंगा अच्छे से, तो देख लेंगे उसमें अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न समास शब्द के लिए समास शब्द छांटिए। नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रह, तो अंक आ रहा है, अंक आ रहा है, तो अंक आ रहा है तो द्विगु होगा, द्विगु होगा। तो एक बार समास देख लेते हैं। तो पहला मैंने समास पढ़ाया भी है, उसमें क्वेश्चन भी कराया है, 80+ क्वेश्चन होगा। तो देखिए पहला समास, ये समास जो हो गया वो तत्पुरुष हो गया,
तत्पुरुष समास दूसरा हम लोग लेते हैं, तत्पुरुष हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं कर्मधारय, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। चौथा हम लोग द्वंद्व लेते हैं, द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और छठा में लेते हैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। और कहीं कहीं सातवां भी आपको मिलेगा नए समास, नए समास। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो ये हम लोग 6 के बारे में हम लोग अच्छे से सीखते हैं। तत्पुरुष जो हो गया वो अंतिम पद प्रधान होता है, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कि अंतिम पद। कर्मधारय में सीधा याद रखेंगे विशेष विशेषण रहता है, विशेष और विशेषण। ये जो है ना अंतिम पद जो विशेषण होता है, विशेष विशेषण, जैसे नील कमल, नील कमल, तो ये विशेष से होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम। और ये इसका विशेषण, अंतिम पद नहीं, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद। ये विशेषण होता है, विशेषण, विशेषण, विशेषण जो होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। बहुव्रीहि ये अपने ये सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, विशेष अर्थ धारण करता है, धारण करता है। जो दिया हुआ है उससे डिफरेंट इसका आंसर है, दोनों पद को छोड़ देता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके सर पर, चंद्रशेखर, तो वो चंद्रशेखर होगा ही नहीं, सीधा वो चला जाएगा भगवान शिव, शिव में, तो उसको बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में सीधा याद रखेंगे अपने अर्थ को छोड़ करके वो विशेष अर्थ धारण कर देता है। दोनों अर्थ इसका, दोनों पक्ष जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट कोई तीसरा हो जाता है, तीसरा मुख्य हो जाता है। और द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है युद्ध, युद्ध। तो युद्ध जो होता है मतलब कि दोनों पक्ष बराबर रहता है, दोनों पक्ष, दोनों पक्ष बराबर रहता है। तो जैसे लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, तो इस तरह से हो गया द्वंद्व समास। द्विगु, द्विगु मतलब कि प्रथम पद संख्यावाचक, संख्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद। अव्ययी भाव ये जो होता है ये क्रिया विशेषण होता है, विशेषण ही होता है क्रिया विशेषण, लेकिन अव्यय होता है, यानी कि खर्च नहीं होता है, अव्ययी होता है, प्रथम पद अव्ययी होता है। यानी कि जब भी किसी वाक्य में इसका उपयोग होगा ना तो वो अपने रूप को चेंज नहीं करेगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिपल, ये यथासंभव, यथासंभव। तो इस तरह से हम लोग सारे समास को देख लिए। तो समास से कोई भी हम लोग का छूटना नहीं चाहिए। नवग्रह, इसमें संख्या है 9, तो तुरंत याद रखेंगे द्विगु समास होगा। द्वंद्व तो हम लोग को याद ही रहेगा, द्वंद्व हम लोग को याद ही रहेगा कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यानी कि दोनों पक्ष बराबर होता है तभी युद्ध होता है। तो इस तरह से हम लोग समास को देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं लब कुश। देखिए लब और कुश, इसमें आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि लब कुश, तो जितना लब है उतना ही कुश है। जैसे राम जी के जो पुत्र, सीता के जो पुत्र थे राम जी के, तो वो लब कुश थे। तो जितना महत्व लब का था उतना ही महत्व कुश का है। तो लब कुश, तो दोनों का भार बराबर है, दोनों का इंपोर्टेंस बराबर है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, तीन, तीन मतलब द्विगु समास। तो सीधा हम लोग अंक आ रहा है तो द्विगु समास डाल देंगे। जैसे त्रिभुवन हो गया, त्रिफला हो गया, त्रिफला, उसके बाद त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, त्रिभुज, चौराहा हो गया, चौराहा, नवग्रह, चौराहा, पंचवटी, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब द्विगु समास होगा। अब यमक अलंकार के बारे में पूछा, अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? एक ही शब्द बार बार, एक शब्द बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन एक शब्द बार बार आता है, बार बार, लेकिन अर्थ
अर्थ भिन्न होता है, भिन्न होता है। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है, ये हो जाएगा आंसर। जिन वाक्यों में कार्य होने या ना होने का संदेह होता है, होने का या ना होने का संदेह होता है, ना होने का, होने का, तो उसे संदेहवाचक कहते हैं, संदेहवाचक कहते हैं। इसमें क्या है ना, सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए, चाहिए बोलेगा भी नहीं भी बोलेगा, चाहिए तो ऐसा रहेगा ना कि सदा सच बोलो, तो वो हो गया आज्ञा दे रहा है, आज्ञावाचक, यानी करना ही पड़ेगा। तो सदा सच बोलना चाहिए, चाहिए मतलब कि करेगा भी और नहीं भी करेगा, करेगा भी और नहीं भी कर सकता है, नहीं भी। तो ये जो है ना, ये इच्छा, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये इच्छावाचक हो जाएगा। इसमें जो है, इसमें वक्ता का जो है ना, इसमें वक्ता का इच्छा, कोई इच्छा या आकांक्षा, कामना, कामना, ये सब का बोध होता है, सबका बोध होता है, इच्छा का, कामना का, आकांक्षा का, ये सब का बोध होता है। इसमें देखिए, इसमें समय त्रुटिपूर्ण खंड का चयन कीजिए, त्रुटिपूर्ण खंड का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, समय से घर आकर वह हमें सब समाचार बता गया, और डी में है कि कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो इसमें जो है ना, जितना हम लोग ग्रामर के नियम का उपयोग हम लोग छोड़ दीजिए, वो जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जितना अपने लाइफ में जो उपयोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको सही या गलत करेंगे। हम लोग को खुद ब खुद लगेगा, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग को एहसास हो जाएगा कि कहां पे गलत हो रहा है। तो समय से घर आकर वह हमें सब समाचार बता गया, तो इसमें होगा कि समय से घर आकर वह हमें सब समाचार बताया, बताया, तो सी में त्रुटि है। इसमें देखिए, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में अविस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो ये जो है ना, क्वेश्चन में विस्मरणीय था, इसमें हम जो प्रिंट हुआ अविस्मरणीय आ गया, तो ये सही है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो आंसर उसका डी हो जाएगा। तो अ को हटाने बोला था, तो टाइपर जो है टाइपिंग एक कर दिया, उसने प्लस जोड़ दिया, तो ये सही हो गया, अविस्मरणीय ही होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला वाच्य ये कृतवाच्य हो गया, वाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य, भाववाच्य। त्रुटिपूर्ण भाग ज्ञात कीजिए, तो उलट पलट के इसको सही करना है, कौन से भाग को कर सकते हैं। तो पुस्तकें ये किसकी है, ये लोग तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये जो है ये यहां लगेगा, तो ये पुस्तकें किसकी है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मिट्टी का बना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो मिट्टी का बना हुआ ये पार्थिव होता है, इसका पार्थिव। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर का, पत्थर का, निर्जीव की, जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। चंद्र, चंद्र मतलब का समानार्थी शब्द राकेश हो जाएगा। इसका और होता है राकेश, राकेश होगा, उसके बाद रजनीश होगा, रजनीश, मयंक। तो मतलब होता है पानी, पानी, जल। निशा मतलब रात्रि। लिप्त, लिप्त का विलोम चुनना है, लिप्त का विलोम चुनना है। तो लिप्त मतलब होता है किसी कार्य में डूबा हुआ, लगा हुआ, लीन हुआ। तो इसका हो जाएगा निर्लिप्त, इसका निर्लिप्त हो जाएगा विलोम। कृति, कृति का हो जाएगा अपकीर्ति। कीर्ति मतलब होता है यश, यश। यश होता है। ये 27 क्वेश्चन हम लोग आज देखे हैं, और 27 क्वेश्चन ही नहीं, इसमें बहुत सारा हम लोग को
ज्यादा क्वेश्चन मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं फिर अगले वीडियो में मॉक टेस्ट लेके आऊंगा। इसी तरह मैं लगातार मॉक टेस्ट लेके आता रहूंगा। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक मैं नहीं करते। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं, सही वीडियो बना रहा हूं। मुझे दोस्तों से लगातार सुनने को मिलता है, यार पढ़ते हो तो कुछ मुझे भी बताओ, कुछ मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। पढ़ने का तो सब टीचर से हम लोग पढ़ते ही हैं, प्रैक्टिस जो जो करते हो थोड़ा सा मुझे भी दो। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके मुझे सही या गलत कुछ भी बताइए कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ताकि मुझे खबर हो सके कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि मैं और आगे जाऊं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और मेहनत कर सकूं। वीडियो बनाने में बहुत दिक्कतें आती है। एक तो फैन बंद करना पड़ता है, गर्मी में पसीने से जूझना पड़ता है, तो ये सब ध्यान रखते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को कैसा लगता है, तो मुझे भी पता तो चले।